उस दिन से हमने ये निश्चित कर लिया कि हमारे शहर में यदि कोई लावारिस कहीं का भी होगा तो हम उसको इस तरह से फेंकने नहीं देंगे, सड़ने नहीं देंगे। ऐसे केस जो हमने राज खुलवाया, वो जो आदमी पकड़ा गया फरार था, अपने घर से भागा हुआ था, हमारे कारणों से वो पकड़ा गया तो जानलेवा हमले भी हुए। 2-3 बार जानलेवा हमला सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ कि हमने व्यवस्थाओं का विरोध किया या हमने किसी मुलजिम को जो अपने बच्चों और अपनी पत्नी को मार करके फरार था उसका राज उगलवाया। कितने लोग होते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं? सुनने में ही मुश्किल लगता है। हम हमेशा सुनते हैं अपने लिए जियो, अपनी खुशी के लिए काम करो। लेकिन कैसा हो अगर किसी को खुशी ही दूसरों के लिए जीने में मिलती हो? चलिए आज आपको ऐसे ही एक इंसान से मिलाते हैं। सुनने में बहुत साधारण सी बात लग रही होगी, लेकिन एक बार इनकी जिंदगी को करीब से देखेंगे तो अंदर तक झकझोर देगी इनकी कहानी। दिनेश भदौरिया एक ऐसा शख्स जिसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की सेवा के नाम कर दी। दिनेश जी पिछले 40 सालों से ऐसे काम कर रहे जो आप और हम सोच भी नहीं सकते। लावारिस लाशें जिनका कोई नहीं है, उनका सम्मानजनक अंतिम संस्कार करना हो या बिछड़े लोगों को उनके परिवार से मिलवाना हो, चाहे फिर वो दुनिया के किसी कोने में हो, दिनेश जी ये काम निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से करते हैं। आइए सुनते हैं इस अनोखे इंसान की कहानी। नमस्कार, जय हिंद। मैं ठाकुर दिनेश सिंह भदौरिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष सावधान इंडिया 077 बीकानेर तथा गुमशुदा तलाश केंद्र 077 बीकानेर का मैं संस्थापक भी हूं। और यह संस्था सन 1998 से लगातार समाज सेवा के क्षेत्र में तमाम तरह के काम करती है। पीड़ितों की मदद करना, लावारिस लोगों की तलाश करना। अभी तक 40 साल के इतिहास में हमने लगभग 7,500 से अधिक लापता लोगों को संपूर्ण भारतवर्ष में उनके परिजनों से मिलाने का काम निःशुल्क तौर पर किया है। हमारी संस्था लगभग 70 से 80 शहरों में काम करती है, साथ ही साथ उनको मिलाने का काम करती है। और जो गुमशुदा जिनका हमें पता चल जाता है कि कहीं है तो उनसे हम पर लेके भी आते हैं। साथ ही साथ लावारिस लाशों के अंतिम संस्कार करने का काम जब मैं स्काउट में था तो स्वामी विवेकानंद की पुस्तक से प्रेरणा लेकर के शुरू किया था। और आज 40 और 42 साल के सेवा काल में लगभग 4,000 से अधिक लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार निस्वार्थ रूप से निःशुल्क हमारी टीम सैकड़ों कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है और करते जा रहे हैं। ये निस्वार्थ सेवा का भाव दिनेश जी में आया कहां से? जानते हैं वो कहानी जिसने उन्हें प्रेरणा दी। स्काउट में हमारे स्काउट में लाइब्रेरी थी तो वहाँ विवेकानंद जी का किताबें पढ़ते थे। तो उसमें एक कोटेशन था, जिंदगी वही जो काम आए किसी के, वरना इसे जैसे गुजारोगे गुजर जाएगी। तो जब मैं 18-19 साल का था तो हमारे मोहल्ले में एक लाश मिली जो अपने घर में किसी कारणवश 3 दिन तक सड़ी गली मिली। पुलिस आई तो पुलिस उसको जिस तरह से अंतिम संस्कार करना था वो कर नहीं पा रही थी। ऐसे में हम युवाओं ने इच्छा शक्ति हुई और हमने उसका अंतिम संस्कार किया। और उस दिन से हमने ये निश्चित कर लिया कि हमारे शहर में यदि कोई लावारिस कहीं का भी होगा तो हम उसको इस तरह से फेंकने नहीं देंगे, सड़ने नहीं देंगे। क्योंकि वो मृतक हो चुका होगा तो पूर्ण विधि विधान से किसी भी धर्म का हो तो हम उसके अलावा अंतिम संस्कार करेंगे। तो इस कार्य में हमें शहर की जनता ने सहयोग दिया, लोग जुड़ते चले गए और करीब 4,000 से अधिक लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं। मैं करीब 19 साल का था तो गर्मी की छुट्टियों में गांव गया हुआ था। मैं जिला भिंड मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं। तो वहाँ पर एक हमारे गांव के पास में गांव है, वहाँ का एक बच्चा कोई 18-17 साल का था, वो 8 महीने से गायब था। तो वहाँ पर किसी ने आकर सूचना दी कि एक बच्चा नहर में मिला है। तो उसके माता पिता भागे मोर्चरी की तरफ, उस समय मुर्दाघर कहा जाता था। तो मैं भी देख के द्रवित हुआ, मैं भी उनके साथ गया और उन्होंने उसके शव को देखा तो कहा ये मेरा नहीं है। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि जो व्यक्ति लापता हो जाता है तो रक्षाबंधन के दिन उसकी बहन इंतज़ार करती है और कहीं कहीं उनसे सूचना मिलती है, बुरी खबर मिलती है तो उनका दिमाग भी उस तरफ जाता है।
भाई भी रोता है और जिसका पति है उसकी पत्नी भी रोती है, करवा चौथ के दिन वो भी रोती है। तो ये सोच कर के, चूँकि स्काउट में रहे हैं और विवेकानंद जी की पुस्तकें पढ़ते रहे, महापुरुषों की कुछ पुस्तकें कॉलेज टाइम में पढ़ी, तो ये एक दिमाग में आया कि हम लोग पढ़े लिखे हैं, क्यों न ऐसा काम करें। तो हमने उस समय छोटे छोटे अखबार निकलते थे, उसमें दिया कि हम इस लापता लोगों की तलाश, यदि कोई हमें आप सूचित करें, उसकी फ़ोटो भेजें। हम अपने प्रयासों से अपने लोगों के साथ पोस्ट कार्ड अंतर्देशीय पत्रों से उस समय किया करते थे। अब मीडिया तंत्र आ चुका है, तो अब आसान हो गया ये काम करना। अब तक हमने 8,000 से अधिक लापता बच्चे तलाश कर दिए हैं। जान पर बना खतरा भी दिनेश जी को रोक नहीं पाया। कैसे परेशानियों से उभरकर आगे बढ़े दिनेश भदौरिया जी। कई बार क्या होता है कि आदमी जैसे काम करता है, तो जैसे बाल विवाह का पता चला, तो हम लोग बाल विवाह का विरोध करते हैं पुलिस के माध्यम से। तो वर और वधू पक्ष जो कि बाल विवाह करना चाहते थे, वो हमारे दुश्मन हो जाते हैं। तो दुश्मनी भी होती है। जैसे कोई क्रिटिकल ऐसे केस जो हमने राज खुलवाया, उसमें वो जो आदमी पकड़ा गया, फरार था, अपने घर से भागा हुआ था, हमारे कारणों से वो पकड़ा गया, तो जानलेवा हमले भी हुए। अब जब हम लापता बच्चों को लेके आते हैं, उस समय पुलिस रखने में सक्षम नहीं थी। आज तो आश्रम वगैरह बहुत कुछ है। आज से 25-30 साल पहले बताता था, तो छोटे छोटे बच्चे घर पे ले आता था। तो विशेष तौर पर परिवार का बहुत अच्छा से सहयोग रहता था कि 2-2, 3-3 बच्चे घर में रहते थे, और दूसरे बच्चे होने के लिए नाते परिवार को और ज़्यादा सुरक्षित रखना पड़ता था। लेकिन परिवार का पूरा साथ था, क्योंकि मैं तो बच्चों को घर छोड़ करके निकल जाता था। परिवार का पूरा साथ मिला। 2-3 बार जानलेवा हमला सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ कि हमने व्यवस्थाओं का विरोध किया, या हमने किसी मुलजिम को जो अपने बच्चों और अपनी पत्नियों को मार करके फरार था, उसका राज उगलवाया। तो आत्मघाती हमले हुए। लेकिन कई बार जनता ज़रूर कहती है कि आप अपना बचाव रखा करें, लेकिन ईश्वर पर विश्वास करके और घर वाले माता पिता का हौसला देख करके इस मिशन को चलते रह गए। क्योंकि एक पुस्तक में लिखा भी है कि क्या मार सकेगी मौत उसे, औरों के लिए जो जीता है, मिलता है जहाँ का प्यार उसे, औरों के जो आंसू मीता है। सेवा भाव ने दिनेश जी को इतना प्रेरित कर दिया कि उन्होंने अपनी अच्छी सैलरी वाली सरकारी नौकरी भी छोड़ दी और अपना पूरा समय लावारिस और गुमशुदा लोगों की सेवा में लगा दिया। 1917 से पहले तक रेलवे में मैं कार्यरत था, लेकिन दुर्घटनाएं समय नहीं दिखती। कभी 4:30 बजे सुबह, सभी 5 बजे, 5:30 बजे बसों के, टैक्सी के आदि के एक्सीडेंट होते हैं। तो ये मास कैजुअलिटी होती है, तो काफ़ी लोग घायल होते हैं। उस समय डॉक्टरों को आदमियों की वॉलंटियर की जरूरत पड़ती है। तो फ़ोन आते थे तो हम लोग अस्पताल पहुंच जाते थे और ड्यूटी नहीं जा पाते थे। उससे आर्थिक नुकसान होता था, छुट्टियां देनी पड़ती थी। तो ऐसे में नौकरी में सेवा में नौकरी बाधा आ रही थी। तो 2017 में मैंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया, जबकि अभी 25 तक मेरी नौकरी थी। और उसका कारण एक ही रहा कि जब सेवा में लग गए, छोटा सा परिवार है, पेंशन से भी काम चल सकता है, और जनता अधिक विश्वास करती है। उस जनता की विश्वास पर खरा उतरने के लिए सेवानिवृत्ति स्वेच्छा से और परिवार की इजाजत से छोड़ दी। पैसों की कमी भी दिनेश जी का हौसला नहीं तोड़ पाई। कैसे किया उन्होंने ये? स्वाभाविक है कि नौकरी छोड़ने के बाद में आर्थिक स्थिति तो कमज़ोर होती है, क्योंकि एक सेवानिवृत्ति में मिलती है आधी तनख्वाह। तो उस समय परिवार छोटा होने के कारण, वो तो पिताजी भी सर्विस में थे और आराम से काम चलता रहा। लेकिन कई बार लाशें मिलती है और उनको जब अंतिम संस्कार करना पड़ता है, तो हम स्पॉट पे मदद मांगते हैं। बहुत से लोग हमें कहते हैं हमारे लाख काम बताएं, तो हम कहते हैं एक लावारिस लाश मिली है, पुलिस से हमने परमिशन ले ली है, हम फलानी जगह इसका स्नान करा रहे हैं। तो लोग स्वेच्छा से आते हैं और अपने ही हाथों से कोई कफन, कोई पूजा की सामग्री, कोई लकड़ी, कोई घी, इस तरह से 4 से 4.25 हज़ार लाशें लावारिस अंतिम संस्कार किया। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि 250 में भी मेरा पूरा पैसा नहीं लगा। जनता जुड़ती चली गई, एक आवाज़ पे जनता आती है और आर्थिक सहयोग मिल जाता है। लापता बच्चे जब हमें बिहार पहुँचाने, तो हमारे बहुत से साथी हैं, नाम लें तो इतने हैं कि बता नहीं पाऊँ। वो कोई टिकट कटवा देता है, कहीं उसका खाना पैक करवा देता है। कई बार बिहार से बच्चा आया तो उसके परिजन कहते हैं हमारे पास भैया पैसा नहीं है, तो हम उनसे कहते हैं आप कर्जा करके आएँ। हम यहाँ सब लोग चंदा करके उसी समय उसी व्यक्ति के सामने उन लोगों को बुला लेते हैं जो पैसा देना चाहते हैं, ताकि उनको लगे कि हमारा पैसा सही जगह लग गया
वो पारदर्शिता बनी रहती है। चूँकि हम एनजीओ नहीं है, सरकार से चंदा नहीं लेते, इसलिए पैसा लेना और पैसे को उनको दिखना चाहिए कि हमारा पैसा गलत नहीं गया, इसलिए फिर आदमी आ भी जाते हैं और आसानी से ये काम आज 40 साल से चलता आ रहा है। पैसे में कोई व्यवधान नहीं आया, जनता जुड़ती चली जा रही है। जब आपकी मदद किसी की जिंदगी में खुशी या सुकून लाती है तो अपनी तकलीफ कम लगती है। दिनेश जी भी हजारों घरों की खुशी और सुकून का कारण बने। मुझे आभास भी हुआ है ये, और मैं युवाओं को प्रेरणा देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आप निश्चित तौर पे काम के लिए निकल पड़े। आपके पास में कोई आदमी आया और उसने कहा कि मेरे को राजस्थान पुलिस के इस अधिकारी से मिलना है और मेरा ये काम है, और आप ये कहेंगे उसे कि कल आना, परसों आना, देखूंगा, बात करूंगा, और 4 बार वो चक्कर काट के चला जाता है, तो उससे निराशा मिलती है। उसकी बजाय मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आप उठ के उसके साथ चल दीजिए। जब आप वहाँ जाएंगे तो नेगेटिव सोच ना हो, आपकी पॉजिटिव सोच है। आप वहाँ पहुँच रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पे कोई वहाँ ऐसा आदमी मिलेगा, क्योंकि आपकी सोच अच्छी थी। और अब आप जाएंगे तो खुद वो कहेंगे कि जब ये आदमी किसी और के लिए इतनी दूर से आया है तो उनके अंदर एक भावना होगी। जैसे हम कई बार लापता बच्चे के लिए हम जापान में या आप नेपाल में मैंने फ़ोन किया तो नेपाल वाले हिंदी बोल गए, तो उन्होंने कहा कि जब एक बीकानेर में बैठा आदमी इस हमारे बच्चे के लिए इतनी टेंशन ले रहा है तो हम क्यों नहीं लें। तो वो नेपाल के एसपी साहब ने अपने ज़िले के सारे थानों में सूचना की कि ये नेपाली बच्चा है, तो पता चला उसकी मिसिंग वहाँ है। तो आप कदम एक उठाएंगे और आपके कदम के साथ लोग मिलते चले जाएंगे, यदि आपकी सोच पॉजिटिव है और करना चाहते हैं तो। सेवा में संतुष्टि तो मान के चलो आपको मिलेगी, आपकी आत्मा संतुष्ट होगी, किसी भी प्रकार की सेवा कर लें आप। इसी प्रकार से जब हमें एक बार ज्ञात हुआ कि एक लड़का अपनी 6 बहनों का अकेला भाई था और कोई अवैध रिफिलिंग गैस के कांड में वो ख़त्म हो गया, तो वहाँ पे जो उस फैक्ट्री के मालिक 2-3 थे, उन्होंने अपने प्रभाव से बगैर पोस्टमार्टम कराए आनंद फानंद में उसका अंतिम संस्कार करवा दिया। तो मुस्लिम बंधु था वो, और उसकी 6 बहनें थी, वो 25 साल का लड़का था। ऐसी परिस्थिति में हमें किसी ने बताया कि ये बेचारी माँ पापड़ बट रही, इसकी छोटी छोटी बहन है, और इसको उन लोगों ने कुछ नहीं दिया जिस फैक्ट्री में वो ख़त्म हुआ था। तो मैंने मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग को एक पत्र लिखा, और इत्तेफाक से 1.5 महीने बाद एसपी के पास आदेश आए कि इस युवक की लाश को निकाला जाए कब्र से और पोस्टमार्टम वहीं पे किया जाए। और उस आदेश से ये लाभ हुआ, अब मुझे भी संतुष्टि मिली कि जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें वो 4 पार्टियां बनी, डॉक्टर सहित वो 3 पार्टनर। उस समय उसको 25 लाख रुपए उन 3 पार्टियों ने मिलकर के उस परिवार को देने पड़े थे उनको कानूनन, अन्यथा उनको सजा होती। इसी प्रकार से एक केरला के पतनमतिट्टा का है, हमारे यहाँ रेलवे में नर्स थी, उसका पति अपनी नर्स बीवी को और 2 बच्चों को गाड़ के 14 महीने तक या 10 महीने तक वो अपने घर में रहा। फिर पता चला तो हम पुलिस के पीछे पड़ गए कि आप इस मकान को खुलवाइए, कि इसके मकान के आगे कई अखबार पड़े हैं, उस समय टेलीफोन के बिल पड़े हैं। तो जबरन पुलिस की जिद पर हमने जिद की, पुलिस ने खोला तो उसमें लाशें मिली। तो अब हमें इतनी संतुष्टि मिली कि कम से कम मृतकों की आत्मा को शांति मिलेगी कि उन मुलजिम को पकड़ना पुलिस के लिए आसान हो गया। अच्छी नीयत से किए काम अपना असर छोड़ ही जाते हैं। दिनेश जी से ही सुनते हैं कैसे हुआ उनके किए कामों का लोगों पर असर। और ये भी मेरे को अनुभव हुआ जब सेवा शुरू की थी, तो वास्तव में आप काम करेंगे तो कुछ लोग पढ़े लिखे लोग देखेंगे कि इसका नाम चर्चा में आ रहा है इस कारणवश, तो वो भी जैसे रक्तदान करते हैं तो रक्तदान करते 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 लोगों ने रक्तदान का अलग अलग कैंप लगाने शुरू किए। किसी ने जन्मदिन पर, किसी ने बरसी पर, किसी ने जन्मदिन के अलावा अन्य कारणों देखा देखी काम चलते गए, संस्थाएं बढ़ती गई। इसी तरह से जब हमने लापता का काम शुरू किया तो अब हम देखते हैं कि काफ़ी संस्थाएं भी इस काम को करने लगी, रक्तदान के काम करने लगी। तो एक बार कोई अच्छा काम करना शुरू करता है तो चाहे वो कंपटीशन में ही सही, आपसे जल के भी अगर वो अलग संस्था खोलता है तो ये अच्छी बात है, आप उसको अच्छा माने कि आपके काम को देख करके आपका काम हल्का हुआ और काम का विस्तार बढ़ा और लोगों को मदद मिलने में दिक्कत नहीं है। एक आदमी, एक संस्था अकेला कुछ नहीं कर सकती, इसलिए संस्था को देखकर संस्थाएं बनती चली जाएं अच्छे कामों के लिए, तो वो प्रेरणादायक होती है। और ऐसा हुआ भी कि हमारी टीम सावधान इंडिया 077 के माध्यम से काम देख करके काफ़ी लोगों ने अच्छी संस्थाएं शुरू की। अब हमारी स्थिति ये है कि एक समय हुआ करता था कि हमें 12 घंटे 13 घंटे सेवाओं में अस्पतालों में लगा रहना पड़ता था। अब अस्पतालों में समाज सेवकों की लाइन सी लगी रहती है,
कि जब भी कोई घटना होती है तो 1-2 समाजसेवी नहीं, 15-15 समाजसेवी आ जाते हैं। ये एक अच्छा काम हम लोगों के लिए हुआ और प्रेरणा से हुआ। मैं तो संपूर्ण भारतवर्ष के युवा वर्ग से एक निवेदन करूंगा कि किसी भी कारण आप केवल 24 घंटे में 1 घंटा यदि किसी के लिए काम, सेवा का काम, आपकी नज़रों में कोई सड़क पे कोई लावारिस पड़ा है, आप उसको फ़ोन भर कर दें किसी के लिए, तो आपकी अच्छी सेवा होगी, एम्बुलेंस आएगी, तो भी आप नज़रअंदाज नहीं करें। सड़क पे कोई घायल है तो आप वहाँ से भागे नहीं, कोशिश ये करें कि किसी भी गाड़ी को रोक करके आप अस्पताल पहुँचाएँ। आप उसके पास बैठेंगे, आप उसके कुछ रुमाल बांधेंगे, आप उसमें कोई तौलिया बांधेंगे तो उसका ब्लड लॉस नहीं होगा, तो वो तब तक कोई ना कोई कन्विंस मिलेगा, मदद मिलेगी। तो युवाओं से निवेदन है कि मधुरता के साथ, नारी शक्ति के सम्मान के साथ सेवा में समय अवश्य दें। घर की सेवा तो सभी करते हैं, औरों के लिए जिएं तो उसका आनंद ही कुछ और है। मुश्किलों से कह दो उलझा न करें हमसे, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप हमें नीचे दिए गए ईमेल पर जानकारी दे सकते हैं। ऐसी ही किसी और हौसले से भरी कहानी फिर आपके सामने लाएंगे। तब तक जुड़े रहें हमारे साथ।